हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारा पार्ट 4 होने वाली है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, तो पहले जाकर के उसको देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें कि सिंपैथेटिक के रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक के रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, आप इनके बारे में जान सकें। इनको स्टिमुलेट करें तो क्या होगा, इनको इनहिबिट करें तो क्या होगा, आपको पता चल सके। और नोट्स के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी वीडियो के नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके आप आगे आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो हम देखेंगे सिंपैथोलाइटिक्स के बारे में। देखिए, सिंपैथोलाइटिक्स क्या होता है। सिंपैथोलाइटिक्स होता है सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करने वाला। मतलब अगर हम कोई ऐसी दवाई दे दें जो सिंपैथोलाइटिक्स सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट कर दे, तो उसके जो जो भी देखने को मिलेंगे रिजल्ट, वो ये इसके जस्ट अपोजिट होने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ पे बात कर चुके थे इनकी। तो ये रिसेप्टर्स हैं सिंपैथेटिक की, हमने यहाँ पे बात करी थी कि ये सिंपैथेटिक रिसेप्टर है अल्फा 1 रिसेप्टर, जो कि इन 3 जगह पे होते हैं। हम जो है पार्ट 3 वाली वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद में अल्फा 2 रिसेप्टर, जो कि हमने बताया कि जो अगर प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर हैं तो वो आपके जो है ब्रेक की तरह काम करेंगे, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्रेक लगाने का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ से नोरएड्रेनालिन रिलीज हो रहा था तो नोरएड्रेनालिन को यहाँ से रिलीज होने से रोक देंगे, जिसके कारण नोरएड्रेनालिन आएगा ही नहीं साइनेप्स में, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी पे ब्रेक लग जाएगा, इनहिबिट हो जाएगी। और जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर थे वो कैसे काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे लाइक एस अल्फा 1, मतलब अल्फा 1 जैसे काम करते हैं वैसे ही पोस्ट साइनेप्टिक अल्फा 2 भी काम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना। वो प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 कैसे काम करते हैं, वो ब्रेक की तरह काम करते हैं। वो क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को। कैसे, ब्रेक लगा करके। नोरएड्रेनालिन को जो है वसाइकल से जो है बाहर साइनेप्स में आने ही नहीं देते हैं। इस तरीके से काम करते हैं। बीटा 1 हम इन हार्ट में जेजी सेल्स में हमने देखा था, बीटा 2 बाकी सारी जगह पे देखा था हमने, बीटा 3 जो है हमने एडिपोस टिश्यू में देखा था। तो ये सब हम रिसेप्टर्स की बात कर चुके हैं। तो सिंपैथोमाइमेटिक हम देखा तब तक हमने। सिंपैथोमाइमेटिक मतलब ऐसी दवाइयां जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं। लेकिन अब हमारा टॉपिक क्या है, अब हमारा टॉपिक है सिंपैथोलाइटिक्स। सिंपैथोलाइटिक्स दैट इज मतलब क्या है इसका, जो इनहिबिट करती हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को। तो चलिए हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं 2 तरीके की दवाइयाँ, एक है अल्फा ब्लॉकर्स और एक है बीटा ब्लॉकर्स। तो हमारे पास 2 ही तो रिसेप्टर होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। अब अल्फा में कौन कौन से थे, अल्फा 1, अल्फा 2, लेकिन बीटा 1 में थे बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। यही तो देखा हमने, तो हम इनको ही देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फा ब्लॉकर्स की हम बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अल्फा 1 और अल्फा 2 ब्लॉकर्स की। तो चलिए एक कॉम्बिनेशन देखते हैं। अल्फा ब्लॉकर है, अल्फा कितने के तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। कौन कौन से, अल्फा 1 और अल्फा 2। अगर हम इन दोनों को ब्लॉक करना चाहें तो हम कितने तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं, याद कीजिए। 3 तरीके से। 3 तरीके से कैसे, नंबर 1 अल्फा 1 को हम ब्लॉक कर सकते हैं, नंबर 2 हम अल्फा 2 को भी तो ब्लॉक कर सकते हैं, और नंबर 3 अल्फा 1 और अल्फा 2 को हम दोनों को एक साथ ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए हम इन्हीं तीनों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे बीटा ब्लॉकर के बारे में। ठीक है, तो पहले हमारा टॉपिक है अल्फा ब्लॉकर, जिसमें हम पहले देखने वाले हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ब्लॉकर को, फिर अल्फा 1 ब्लॉकर, फिर अल्फा 2 ब्लॉकर। तो चलिए पहले अल्फा 2 ब्लॉकर के बारे में देखते हैं। देखिए, हमारे पास 2 दवाइयाँ हैं, योहिम्बिन और इडाजोक्सान। देखिए, दवाइयों का ऐसा है कि आप जितनी बार इसको अपने हाथों से लिखेंगे, अपने हाथों से लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको दवाइयाँ याद नहीं होने वाली हैं। तो जब भी आप उठते बैठते खाते पीते आपको ये दवाइयाँ जो है याद रहनी चाहिए मुँह ज़बानी। योहिम्बिन, अगर आपको लिखने का मन करे तो उसको लिख लीजिए, ताकि आपको क्या है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो है एक माइंड में आपके फिक्स हो जाएंगी कि भाई हाँ ये दवाइयाँ हैं और ये दवाइयाँ कब देनी है। तो ये योहिम्बिन दवाई है, ये इडाजोक्सान दवाइयाँ हैं। ये जो दवाइयाँ हैं ये क्लिनिकली हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। बात आती है, अगर हम इनको क्लिनिकली यूज़ करते ही नहीं है तो फिर इनको लिखने का क्या मतलब है। लिखने का ये मतलब है, इनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये केवल एक्सपेरिमेंटल ड्रग हैं, केवल एक्सपेरिमेंट किया जाता है इन ड्रग्स के साथ में। इनको क्लिनिकली जो है यूज़ नहीं किया जाता, मीन्स इनको पेशेंट को नहीं दिया जाता है क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अब हम देखें अल्फा 1 ब्लॉकर की, और फिर देखेंगे हम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ब्लॉकर। देखिए, अल्फा 1 ब्लॉकर मीन्स इनको हम कहते हैं सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर भी कहते हैं। तो अल्फा 1 ब्लॉकर को हम सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर भी कहते हैं। क्यों सेलेक्टिव, मतलब हमने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए, जब हम कहते हैं अल्फा ब्लॉकर तो हमारे पास कंफ्यूजन हो जाती है, कौन सा अल्फा ब्लॉकर, अल्फा 1 ब्लॉकर या फिर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ब्लॉकर। तो इसको क्लियर करने के लिए हम बता देते हैं कि सेलेक्टिव यानी हमने सेलेक्ट कर लिया है सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर यानी कि अल्फा 1 ब्लॉकर। और यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन अभी भी है कि कौन सा ब्लॉकर, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इन दोनों का मिक्सचर। तो इसको हम कह देते हैं नॉन सेलेक्टिव, मतलब हमने सेलेक्ट नहीं किया है। तो ये तो हो गया नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। और ये हो जाता है आपका सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, याद रहेगा।
ठीक है, अब हम बात करें सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर में। देखिए हमने क्या देखा था कि अल्फा 1 जो होते हैं रिसेप्टर, वो कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं ब्लड वेसल में, और उनका काम क्या होता है, स्टिमुलेट किया हमने उनको तो वो क्या कर देंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देंगे, ठीक है, और उसके कारण क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा, यही देखा था हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ब्लॉक कर रहे हैं। अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल में जो है आपको वेजो डायलेशन देखने को मिलेगा और जो बीपी है वो कम हो जाएगा, ठीक है, यही तो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो ये जो अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं ये वेजोडाइलेशन करते हैं, बीपी को कम कर देते हैं। अगर ये बीपी को कम कर रहे हैं तो हम इनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में, यानी कि किसी कंडीशन में अगर बीपी ज़्यादा है तो उसमें हम बीपी को कम करने के लिए इन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ब्लॉकर्स की। देखिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ब्लॉकर, इसमें भी अल्फा 1 है, ये भी क्या करेगा, वेजोडाइलेशन करेगा, तो ये भी हाइपर टेंशन में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बीपी ज़्यादा है किसी कंडीशन में तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इनका एक साइड इफेक्ट और देखने को मिलता है आपको, क्योंकि अल्फा 2 है। अल्फा 2 देखिए क्या है कि रिसेप्टर जब जब भी स्टिमुलेट होगा, हमने बताया था ये दो तरीके होते हैं, एक होता है प्री सिनेप्टिक और एक होता है पोस्ट सिनेप्टिक। प्री सिनेप्टिक जो होता है वो ब्रेक की तरह काम करेगा, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कम कर देगा तो उसके कारण तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, यानी कि बीपी को बढ़ाने वाला फैक्टर कौन सा हो गया, एक तो बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम कम हो गया है ना, इनहिबिट हो गया सिंपैथेटिक सिस्टम, तो बीपी कम हो गया है। मतलब बीपी को कम करने के लिए एक तो अल्फा 1 है ही, दूसरा प्री सिनेप्टिक जो अल्फा 2 है ना, जो ब्रेक का काम करते हैं, वो भी बीपी को कम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो सीवियर क्या हो रहा है, मतलब ये सीवियर क्या कर सकता है, जो सीवियर जो है बीपी हाइपोटेंशन कर सकता है। तो सीवियर हाइपोटेंशन की करने की जरूरत किस में है, सीवियर हाइपरटेंशन के पेशेंट में, मतलब किसी पेशेंट में बहुत जरूरत से ज़्यादा जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अब हमको जरूरत से ज़्यादा ही कम भी करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में, यानी कि सीवियर हाइपरटेंशन की कंडीशन में हम जो है नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर को यूज़ करते हैं। बात आती है फिर इनको, इसमें कब यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट में। तो बात आती है अल्फा 1, तो देखो अल्फा 1 तो माइल्ड टू मॉडरेट ही यहाँ पे कर रहा था, लेकिन जो प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 थे ना, वो वर्क करते हैं ब्रेक की तरह। अगर उन्होंने ब्रेक लगा दिया, इनहिबिट कर दिया सिंपैथेटिक सिस्टम को, तो उसके कारण क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा। बीपी कम हो जाएगा तो एक तो ये भी बीपी कम कर रहा है, दूसरा अल्फा 1 भी बीपी कर रहा है, तो सीवियर बीपी कम हो गया ना, तो हम सीवियर हाइपरटेंशन में इनको यूज़ कर लेंगे, इस चीज़ को भूलना नहीं है। तो हमने प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 की देख ली, लेकिन जो पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा 2 है भैया, पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा 2 तो अल्फा 1 एगोनिस्ट की तरह काम करता है ना, और ये क्या करेगा, आपकी हार्ट रेट को बढ़ाएगा। तो इसके कारण आपकी जो है इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है आपको कि यहाँ पे सीवियर टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। फिर से सुनिएगा, एक क्वेश्चन था, सीवियर टेकिकार्डिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग। ऑप्शन में आपके होगा नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। आप किस पे टिक करेंगे, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर पे आप टिक करेंगे, ठीक है। चलिए हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर को देखते हैं पहले, फिर हम देखेंगे सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर को, याद रहेगा, ठीक है। तो पहले हम देख लें नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। देखिए हमारे पास दो तरीके के नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। ये एक सेकेंड, ये बीटा गलत लिखा में आ गया, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं और अब हम इसको एडिट कर लेते हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर को हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो एक होता है इरिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल। बात आती है इन दोनों का क्या मतलब है। देखिए आपने इरिवर्सिबल का मतलब है आपने एक बार ब्लॉक कर दिया तो फिर वो जो है लंबे टाइम तक ब्लॉक रहेंगे, और रिवर्सिबल का मतलब है शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, मतलब ब्लॉक कर दिया थोड़े टाइम के लिए जो है ब्लॉक रहेंगे रिसेप्टर, लेकिन बाद में तो उनको जो है वैसे वैसे हो जाना है, ब्लॉक जो है वो हट जाएगा। तो हम देख लेते हैं इरिवर्सिबल का लॉन्ग एक्टिंग को। देखिए हमारे पास जो दवाई है यहाँ पे वो होती है फिनोक्सीबेंजामिन। जो इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है वो है फिनोक्सीबेंजामिन, ये आपको रट जानी चाहिए, याद रह जानी चाहिए। तो फिनोक्सीबेंजामिन को हम कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा में के पेशेंट में। किसमें, फियोक्रोमोसाइटोमा में। ये वही फियोक्रोमोसाइटोमा है जिसके बारे में हम बात करके आ रहे थे, यस, कहाँ पे, पार्ट 3 वाली वीडियो में। ये रहा फियोक्रोमोसाइटोमा, जो कि एडिनल मेडुला का ट्यूमर होता है। हमने बताया था कि इसमें जो है अल्फा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। बात की हमने अल्फा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, हमने ये नहीं कहा कि अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होते हैं। ये तो हम दे ही सकते हैं ना, चाहे एडिनल प्रोड्यूसिंग हो चाहे नॉन एडिनलिन प्रोड्यूसिंग हो ट्यूमर, हम दोनों ही कंडीशन में जो है नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर को दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एडिनल मेडुला का ट्यूमर है, तो इसमें हमने बात करी कि किस कंडीशन में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर नॉन एडिनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है ना, तो केवल आप फिनोक्सीबेंजामिन को ही देने वाले हैं, ठीक है।
क्योंकि नोर एडिनलिन में तो क्या होगा कि फियोक्रोमोसाइटोमा है, तो उसमें तो आप केवल इस ड्रग को ही देंगे, फिनोक्सीबेंजामिन को। लेकिन अगर एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो उसमें आप फिनोक्सीबेंजामिन को तो देंगे ही, साथ ही साथ में बीटा ब्लॉकर भी देंगे। बात आती है बीटा ब्लॉकर क्यों दे रहे हैं हम, इसका जवाब आपको यहाँ से मिलेगा इस वीडियो से, क्योंकि हम बात करके आ रहे हैं। ये देखिए, ये सारा रीजन जो है हम पार्ट 3 में समझा चुके हैं कि भाई एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, उसके पास अल्फा 1 होता है और बीटा 2 होता है। नोर एड्रेनलिन में केवल अल्फा 1 होता है, बीटा 2 नहीं होता है। अगर आपने जो है सिर्फ अल्फा ब्लॉकर दिया तो ये तो स्टिमुलेट हो जाएगा, उसके कारण वीआरडी हो जाएगा, आपका वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो उसमें आप सिर्फ क्या दे सकते हो, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर ही आपको देना है, ठीक है। और नोर एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर में आप जो है अल्फा 1 ब्लॉकर भी दे सकते हो सिर्फ। तो अल्फा 1 ब्लॉकर हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है यहाँ पे फिनोक्सीबेंजामिन, तो फिनोक्सीबेंजामिन ये है अल्फा ब्लॉकर, तो नोर एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग में आप दे सकते हो, ठीक है। और साथ में आप ये भी दे सकते हो, लेकिन जब इससे ही काम हो रहा है तो फिर बीटा ब्लॉकर एक्स्ट्रा में क्यों देना। लेकिन एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर में तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकते हो, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर ही दोगे। अल्फा ब्लॉकर हम क्या पढ़ करके आ रहे हैं, फिनोक्सीबेंजामिन, और बीटा ब्लॉकर आपको एडिशनली देना है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है आपको। फिनोक्सीबेंजामिन है, नोर एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग है तो सिर्फ आपको यही देना है। अगर एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग है तो आपको फिनोक्सीबेंजामिन यानी कि अल्फा ब्लॉकर आप दे चुके हैं, प्लस इसके साथ में बीटा ब्लॉकर भी आपको देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, ये आपको ध्यान रखना है। वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल क्या है, इसके लिए आप पार्ट 3 वाली वीडियो से जिन्होंने देख लिए वो समझ गए होंगे। पार्ट 3 वाली वीडियो में जिसमें हम देख चुके हैं कि भैया वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स की। रिवर्सिबल जो है नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की हम बात करते हैं। हमारे पास 2 दवाइयां हैं, फेंटोलामीन और टोलाजोलिन। ये ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती हैं 2 कंडीशन में। कौन कौन सी, एक होता है चीज रिएक्शन, एक होता है क्लोनिडीन विड्रॉल। तो चलिए इन दोनों को समझ लेते हैं। देखिए चीज रिएक्शन क्या होता है। चीज रिएक्शन ये है कि नॉर्मली जब हम पिज्ज़ा वगैरह खाते हैं तो पिज्ज़ा में आपके क्या होता है, पिज़्ज़ा चीज़ तो है ही और उसमें आपके जो है टायरामीन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, टायरामीन। अब एक नॉर्मल पर्सन, देखिए नॉर्मल पर्सन हम किसको कह रहे हैं, नॉर्मल पर्सन हम उसको कह रहे हैं जिसमें जो है जो माओ इनहिबिटर यानी कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की थेरेपी पे नहीं चल रहा है। मतलब यही कि नॉर्मली जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो जो है उसमें टायरामीन होता है। टायरामीन को हमारी बॉडी में जो है मोनोअमीन ऑक्सीडेज के द्वारा उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, इस तरीके से मेटाबोलाइज होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन माओ इनहिबिटर की थेरेपी पे है तो उसका जो टायरामीन है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो किन किन कंडीशंस में जो है सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको। तो चलिए देख लेते हैं। माओ इनहिबिटर नंबर 1 लेता कौन है। माओ इनहिबिटर जो है वो डिप्रेशन के लिए दी जाती है। माओ इनहिबिटर हमारे पास 2 हैं, एक है फिनेल्जीन, दूसरा है आइसोकार्बोक्साजाइड। याद रहेगा कौन कौन सी, फिर से दोहराइए एक बार, फिनेल्जीन और आइसोकार्बोक्साजाइड, ठीक है। तो ये डिप्रेशन को कम करने वाली दवाइयाँ हैं, डिप्रेशन को कम करने वाली यानी कि एंटी डिप्रेशन ड्रग हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है जो कि डिप्रेशन से गुजर रहा है, अब उसको जो है आपने सोचा कि यार ये तो काफ़ी डिप्रेशन में, तो चलो उसको थोड़ा मज़े करा देते हैं, और मज़े के चक्कर में आपने जो है पिज़्ज़ा हट में जाकर के पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। अब आपको नहीं पता कि वो पर्सन जो है डिप्रेशन के कारण माओ इनहिबिटर थेरेपी पे चल रहा है। अब अगर आपने उसको पिज़्ज़ा खिला दिया इस कंडीशन में, पिज़्ज़ा खिलाने के कारण जो है उसमें आपको जो है क्या मिलेगा, टायरामीन का लेवल देखने को मिलेगा। टायरामीन जैसे ही वो पिज़्ज़ा खाएगा टायरामीन का लेवल जो है उसके अंदर ब्लड में बढ़ जाएगा। अब वो पेशेंट तो क्या है माओ इनहिबिटर थेरेपी पे चल रहा है तो उसका टायरामीन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टायरामीन जो है ब्लड में बढ़ने लगेगा और उसके कारण आपको देखने को मिलेगा सडन सीवियर हाइपरटेंशन हो जाएगा। पेशेंट का जो बीपी है इतना ज़्यादा हो जाएगा जो है वो कंट्रोल नहीं होगा उस कंडीशन में, जिसको हम कहते हैं चीज रिएक्शन। याद रहेगा चीज रिएक्शन क्या होती है। इस चीज रिएक्शन में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है फेंटोलामीन और टोलाजोलिन। याद रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्लोनिडीन विड्रॉल की। क्लोनिडीन एक ऐसी ड्रग है जो कि अल्फा 2 को स्टिमुलेट कर देती है। अब प्री सिम्पथेटिक अल्फा 2 अगर स्टिमुलेट होगा तो उसके कारण जो है सिंपैथेटिक सिस्टम जो है उस पर ब्रेक लग जाएगा, मीन सिंपैथेटिक सिस्टम जो है इनहिबिट हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको जो है बीपी कम देखने को मिलेगा। मतलब जब आप क्लोनिडीन दोगे तो बीपी कम कर देगा। तो हम इसको किस में यूज़ कर सकते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि क्लोनिडीन जो है आप उसको फॉर एग्जाम्पल किसी का बीपी जो था 160 था, ठीक है। तो चलिए इसको इस तरीके से समझ लेते हैं हम। ओके,
किसी का कोई पेशेंट था जिसका बीपी जो है 160 पे था। अब आपने उसको क्या दे रहे थे, क्लोनिडीन उसको चल रहा था 3 महीने से, ठीक है। अब 3 महीने बाद आपने देखा कि उसका बीपी जो है वो तो 120 हो गया है, मतलब बीपी तो नॉर्मल है। अब अगर आपने जो है क्लोनिडीन विड्रॉल के बारे में नहीं जानते तो फिर आप जो है यहाँ पे एक गलती कर सकते हैं, क्या कि अगर क्लोनिडीन जो है वो 3 महीने से चल रही है उसको, अगर आपने उसको जो है सडनली बंद कर दिया क्लोनिडीन को, क्लोनिडीन को सडनली बंद करने के कारण क्या होगा कि जो बीपी है वो सडनली अब हाई हो जाएगा। पहले तो कितना 160 था जिसके कारण आप क्लोनिडीन चला रखा था आपने, लेकिन अब कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, और ये अनकंट्रोल कंडीशन हो जाएगी जिसमें आप जो है, ये क्यों हुआ है क्योंकि आपने सडनली जो है क्लोनिडीन विड्रॉल कर लिया है। तो उसके कारण पेशेंट को जो है रिबाउंड हाइपरटेंशन हो जाएगा, इतना ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन हो जाएगा। फिर उस कंडीशन में जो हम ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं वो हमारी कौन सी हो जाती है, फेंटोलामिन और टोलाजोलिन। याद रहेगा क्लोनिडीन विड्रॉल क्या होता है, क्लोनिडीन विड्रॉल ये होता है कि अगर आपने सडनली जो है विड्रॉल कर लिया है दवाई को, सडनली आपने देना बंद कर दिया तो पेशेंट को रिबाउंड हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो बात आती है कि हम इस ड्रग को जिंदगी भर चलाए रखें, नहीं, आप इसको जो है बंद कीजिए, लेकिन आप स्लोली बंद कीजिए ना, मतलब आपको सडनली जो है स्टॉपेज नहीं करना है इसको, क्योंकि आप प्रोलॉन्ग्ड यूज, मतलब आप लंबे समय तक इस ड्रग को दे रहे हो, आप सडनली बंद कर दोगे तो रिबाउंड हाइपरटेंशन तो होना ही है। तो आप क्या कीजिए, इसको बंद करने के लिए उसकी डोज को कम करते हुए चली जाइए, तो ये एक जो है बेटर तरीका हो जाता है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में क्लोनिडीन विड्रॉल का केस देखा गया, रिबाउंड हाइपरटेंशन हुआ, तो आपको ये दोनों ड्रग देनी है, ये जो है हमारी ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है इस केस में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अब तक हमने क्या देखा। अब तक हमने देखा नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की हमने जो है कहानी देखी यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर को देख रहे हैं। देखिए सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर हम बात कर चुके हैं, वेजोडाइलेशन करेंगे और बीपी को कम कर देंगे। तो हम इनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन अगर है तो उसमें जो है हम बीपी को कम करने के लिए जो है अल्फा 1 ब्लॉकर को यूज़ करेंगे। अब ये अल्फा 1 ब्लॉकर हमारे पास कौन कौन से हैं, देखिए अल्फा 1 ब्लॉकर की हम बात करें तो अल्फा 1 ब्लॉकर जो है हमारे पास कौन सी हो जाते हैं, फिर प्राजोसिन हो गया, टेराजोसिन हो गया, डोक्साजोसिन हो गया, एल्फाजोसिन हो गया। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, पति देवा हमारा जो है यहाँ पे एक फंडा हो जाता है, थोड़ा फनी ट्रिक हो जाता है, बट इट्स ओके, हमको दवाइयाँ इससे याद रहती हैं। तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन और देवा में वा पकड़ना है, मतलब ए, मतलब एल्फोजोसिन। तो ये हमारा ट्रिक हो जाता है याद करने का। अब इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, यूजेस क्या क्या है इसके, तो आप इसको माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं, याद रहेगा। दूसरा हम इसको कहाँ यूज़ सकते हैं, बीपीएच में यूज़ कर सकते हैं। बात आती है बीपीएच क्या होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो चलो इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये जो है हमारा ब्लैडर है, ग्रीन कलर से दिखा रखा है, ठीक है, और ये जो जा रहा है आपका, ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, ठीक है, और ये जो व्हाइट कलर में है ये आपका प्रोस्टेट होता है इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है प्रोस्टेट, ठीक है, और प्रोस्टेट के पास जो यूरिथ्रा जा रहा है इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। लेकिन अब क्या हो गया है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो गया है। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रोस्टेट की ओवर ग्रोथ हो जाती है, ब्लू कलर से दिखा रखा है, ये प्रोस्टेट की ओवर ग्रोथ है। अब उसके कारण क्या होगा कि यूरिन जो है यहाँ पे आपके ब्लैडर में भरा हुआ है, तो जो यूरिन को पास होने के लिए जो नैरोइंग स्पेस देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं इतना कम स्पेस है यहाँ पे, जिसके कारण जो है आपके जो यूरिन पास नहीं हो पाएगा। तो यही दिक्कत आ रही है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के केस में। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, अगर हम इनको ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाएगा और जो है यूरिन ईजिली जो है पास हो जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, तो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे तो आपके जो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं क्या है। देखिए तीसरी कंडीशन है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज और चौथी कंडीशन है स्कॉर्पिंग स्ट्रिंग। तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज जो होती है जैसे कि रेनॉड डिजीज, देखिए रेनॉड डिजीज में क्या होता है, इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा इसको समझने वाले हम। देखिए विंटर्स में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल है ना, उनमें आपको देखने को मिलता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है हमारी कैसे, विंटर्स में आने पे जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, ताकि जो हमारी हीट है बॉडी में उसका लॉस ना हो, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड कम होगा तो फिर जो है हीट का लॉस भी कम होगा, ठीक है। लेकिन एक रेनॉड डिजीज का पेशेंट है, एक पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज का जो पेशेंट है, उसमें क्या होता है, उसमें अलग ही कहानी चलती है। देखिए उसमें क्या होता है कि ये जो पेशेंट होते हैं ये वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट में जो है विंटर आएगी, तो विंटर आने पर थोड़ी सी विंटर आएगी तो उनके जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, और थोड़ी और विंटर आ गई तो उसमें क्या होगा, इनके सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अगर सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया तो फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लड सप्लाई थी, ठीक है, ये आपकी जो है कहाँ पे जा रही थी, हार्ट की तरफ सप्लाई कर रही थी ब्लड को, ठीक है, ये आपका हार्ट है। अब हार्ट पे जो है सप्लाई करना था इसको, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, विंटर आते ही रेनॉड डिजीज के पेशेंट में क्या हो गया, सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, तो इसके कारण जो है हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। तो इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा। ब्लड सप्लाई के कम होने के कारण जो है यहाँ पे इस्चीमिया देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उनके जो हाथ पैर होते हैं वो आप इस पेशेंट पे ध्यान रखिए कि वो नीले पड़ जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं, इस डिजीज का इलाज क्या है, इलाज ये है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन के कारण ही तो इस्चीमिया देखने को मिल रहा है। अगर हम किसी तरीके से वेजो डायलेशन कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, इस्चीमिया को हम रिवर्स कर सकते हैं।
तो वैजोडाइलेशन करने का काम क्या होता है, वो किसका होता है, अल्फा 1 ब्लॉकर का। अगर हम अल्फा 1 ब्लॉकर जो है दे देंगे, देखिए अल्फा 1 को जब स्टिमुलेट किया था हमने तो क्या हो रहा था, वैजो कंस्ट्रिक्शन, लेकिन हम अल्फा 1 को ब्लॉक कर दें तो वैजोडाइलेशन हो जाएगा। तो फिर इसके लिए जो है हम पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में जो है अल्फा 1 ब्लॉकर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्कॉर्पिंग स्टिंग। देखिए स्कॉर्पिंग स्टिंग जब आपको काट लेती है ना, तो क्या काम करती है, वो अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती है, और वो स्टिमुलेट हुआ तो वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। मतलब जब जब इस स्कॉर्पिंग स्टिंग ने काटा तो आपको वैजो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, और वही जो है इस्कीमिया वाले हालात आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए, उसमें वैजोडाइलेशन हम करना चाहते हैं तो आप प्राजोसिन ग्रुप ऑफ ड्रग दे सकते हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशंस आती है, बात आती है कैसी लिमिटेशंस, चलो उनके भी देख लेते हैं हम देख लेते हैं एक बार पहले लिमिटेशन से पहले एक बीएचपी को देख लेते हैं। देखिए बीएचपी है यानी कि बिनाइन पोस्ट, बीएचपी या बीपीएच बात एक ही है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो इसमें क्या होता है कि हम अल्फा 1 ब्लॉकर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये इसका ट्रीटमेंट है, नहीं, ये इसका ट्रीटमेंट थोड़ी है, ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये इसका डायनेमिक ट्रीटमेंट है, यानी कि इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। मतलब आपने तो क्या किया कि वहाँ पे वैजो कंस्ट्रिक्शन था, आपने अल्फा ब्लॉकर दे दिया तो उसके कारण वैजोडाइलेशन हो गया, मगर ये तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुआ ना, ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट थोड़ी है, ये तो टेम्पररी ट्रीटमेंट है। तो इस तरीके के ट्रीटमेंट जो अल्फा 1 ब्लॉकर दिए हमने बीएचपी में, ये हमारा हो जाता है डायनामिक या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो फिर स्टैटिक ट्रीटमेंट क्या है, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, वो है, देखिए परमानेंट ट्रीटमेंट होगा क्या, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, थोड़ी नर्विंग हो गई है, मतलब प्रोस्टेट की साइज बढ़ने के कारण सारी प्रॉब्लम है। अगर हम किसी तरीके से प्रोस्टेट की साइज को कम कर दें तो वो उसका जो है स्टैटिक ट्रीटमेंट हो जाएगा, परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो हमने ऐसी दवाई बना ली। देखिए टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो 5 अल्फा रिडक्टेज की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनाता है, और ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है ये जरूरी है आपके प्रोस्टेट की ग्रोथ के लिए। तो अगर हम इस रिएक्शन को बनना रोक दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने एक ऐसी दवाई बना ली जो 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट कर देगी, तो जो है टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो नहीं बनेगा, और ऐसी दवाई का नाम है फिनास्टेराइड। फिनास्टेराइड जो कैसे काम करती है, 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करके काम करती है। तो ये हमारा हो गया स्टैटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो और जो हम अल्फा ब्लॉकर दे रहे हैं ये हमारा डायनेमिक ट्रीटमेंट है, ये बात आपको नहीं भूलनी है, ठीक है। बट हम दे तो सकते हैं बीपीएच में। देखिए हम हाइपरटेंशन में और बीपीएच में दोनों में ही हम क्या दे सकते हैं, जो अल्फा ब्लॉकर वो दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन को बीपीएच विद हाइपरटेंशन यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ में अगर उसको हाइपरटेंशन भी है, मतलब ये तो सोने पे सुहागा वाला काम हो गया ना, कि दोनों ही कंडीशन है और दोनों ही कंडीशन में जो है अल्फा ब्लॉकर हम दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो प्राजोसिन ग्रुप ऑफ ड्रग है वो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है। लेकिन आप सपोज कीजिए अब बीपीएच, देखिए बीपीएच हम क्यों कह रहे हैं हाइपरटेंशन, क्योंकि बीपीएच जो होता है आपको एल्डरली लोगों में देखने को मिलता है नॉर्मली। अब एल्डरली लोगों में देखने को मिल रहा है तो उनमें एल्डरली में आपको हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है। तो मोस्टली जो है इन केसेस में हम अल्फा 1 ब्लॉकर को ही जो है प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आपका कोई पेशेंट हो, उसको बीपीएच तो हो लेकिन उसको जो हाइपरटेंशन नहीं है, मतलब बीपीएच विदाउट हाइपरटेंशन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो अब हम क्या चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उसका बीपी तो नॉर्मल है लेकिन उसको क्या हो रखा है, बीपीएच हो रखा है। तो अब हम क्या करें, अब हम अल्फा 1 ब्लॉकर दें, क्योंकि अगर हमने अल्फा 1 ब्लॉकर दिया तो उसका बीपीएच तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका बीपी तो नॉर्मल है ना। तो अगर आपने जो है अल्फा 1 ब्लॉकर दिया, प्राजोसिन ग्रुप ऑफ ड्रग दी, तो उसका जो बीपी है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आपने बीपीएच को ठीक करने के चक्कर में उसको जो है बीपी को उसका कम कर दिया है, तो ये बात सही बात थोड़ी ना है। तो इसके लिए जो है ये एक हमने कहा ना कि एक बैरियर आ रहा था कि हम क्या करें कि हाइपरटेंशन उसको नहीं है, नॉर्मल है बीपी उसका, फिर भी जो है अगर आपने प्राजोसिन ग्रुप ऑफ ड्रग दी तो उसको क्या हो जाएगा, सीवियर जो है ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। तो हम नहीं चाहते ब्रेडिकार्डिया का साइन एंड सिम्टम आए, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या दे देंगे, अल्फा 1 हमने 2 तरीके के रिसेप्टर्स बना लिए, हमने थोड़ा और डीपी स्टडी किया, हमने जाना कि अल्फा 1 ब्लॉकर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अल्फा 1 ए ब्लॉकर, एक होता है अल्फा 1 बी ब्लॉकर। देखिए बी तो याद रहेगा, बी फॉर ब्लड वेसल, तो अल्फा 1 बी ब्लॉकर जो है ब्लड वेसल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो अल्फा 1 ए ब्लॉकर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में देखने को मिलते हैं। तो अल्फा 1 ए ब्लॉकर को जो है इसको ब्लॉक करने का काम कौन सी दवाइयां करती हैं, 2 हैं हमारे पास, टेम्जुलोसिन और सिलोडोसिन। याद रहेगा कौन कौन सी, टेम्जुलोसिन और सिलोडोसिन। देखिए दवाइयों का ऐसा है कि जब तक आप इनको खुद लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये आपको याद नहीं रहने वाली हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप बार बार जो है इनको लिखने का जो है प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए ये जो टेम्जुलोसिन और ये सिलोडोसिन है ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन नहीं करती हैं। दूसरा ये ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है नॉर्मोटेंसिव विद बीएचपी। देखिए ये जो केस था बीपीएच विदाउट हाइपरटेंशन और ये जो केस है नॉर्मोटेंसिव विद बीएचपी,
एक ही तो बात है, नॉर्मोटेंसी मतलब उसका बीपी तो नॉर्मल है और बीएचपी हो रखा है। तो अब बीपी नॉर्मल है तो हम नहीं चाहते उसका बीपी कम करना, तो हम उसको अल्फा 1 ब्लॉकर नहीं देंगे, हम उसको देंगे अल्फा 1 ए ब्लॉकर, जैसे कि टेम्जोलोसिन वाली दवाइयाँ। तो ये क्या करेगी, बीपी को छेड़छाड़ नहीं करेगी और ये सिर्फ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पे काम करेगी और बीपीएच को जो है आपके ठीक कर देगी, याद रहेगा। लेकिन अब हम बात करें साइड इफेक्ट की। देखिए अल्फा 1 ब्लॉकर है तो हर दवाई का साइड इफेक्ट भी होता है। तो साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट ये है कि इसका पोस्टुरल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है साइड इफेक्ट। इसी का हम ऑर्थोस्टैटिक यानी कि फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन भी कहते हैं। देखिए पोस्टुरल हाइपोटेंशन का मतलब क्या है, मैंने साइड में लिखा हुआ है, आपके लिए इजी रहेगा कि फॉर एग्जांपल पेशेंट तो क्या है आपका, जब जब पेशेंट लेटा हुआ रहेगा तब तब उसका जो है, पेशेंट लेटा है चाहे बैठा है, उसका बीपी जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर आप अल्फा 1 ब्लॉकर दे रहे हो तो उसको क्या होगा, जैसे ही वो पेशेंट जो है खड़ा होगा, जैसे ही स्टैंड करेगा, उस कंडीशन में उसका जो बीपी है सडनली फॉल कर जाएगा और सडनली फॉल कर जाएगा और उसको जो है फिर उसके साइनल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो उसको हम कहते हैं पोस्चर पे डिपेंड कर रहा है ये हाइपोटेंशन, यानी बीपी का कम होना जो है पोस्चर पे डिपेंड कर रहा है, तो नाम पड़ गया पोस्चुरल हाइपोटेंशन। वही है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, दूसरा नाम है इसका, मतलब ऑर्थोस्टैटिक मतलब जब जब भी खड़ा होगा तब तब बीपी कम होगा, बात तो वही है ना। तीसरा नाम है इसका फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, इसको भी समझ लेते हैं। फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन का मतलब है कि जो पेशेंट है जब जब भी आप उसको डोज दोगे, मतलब अल्फा 1 ब्लॉकर दोगे, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, फर्स्ट फ्यू डोजेज में ही ये साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये वाली साइड इफेक्ट। लेकिन उसके बाद तो जो उसकी बॉडी है वो टॉलरेंट हो जाती है उसके लिए। तो ये जो है इसको हमने दे दिया नाम, क्या दे दिया, फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन दी। ये आपको साइड इफेक्ट ध्यान रहेंगे। तो यही हमने बताया कि ये जो है, अगर आप टेम्जोलोसिन ग्रुप ऑफ ड्रग देते हो तो ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन वाला साइड इफेक्ट नहीं करेंगी, ये याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि एक और कंडीशन हो सकती है। देखिए अब पेशेंट क्या है, बीएचपी का है आपका, उसको हाइपोटेंशन है, कौन सा वाला, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो ये भी तीसरा केस हो सकता है। नंबर 1 केस ये था हमारा बीपीएच विद हाइपोटेंशन, हम ये ड्रग देंगे। नंबर 2 केस हमारा बीपीएच विदाउट हाइपोटेंशन, हम ये वाली दवाइयाँ दे देंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उसको हाइपोटेंशन है विद बीएचपी। अब कौन सा हाइपोटेंशन है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। अब उसमें बीपी पहले ही कम है, तो अब आप जो है आपको सिर्फ क्या करना है, बीपीएच को ठीक करना है, बीपी से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो भैया पोस्चुरल हाइपोटेंशन हम उसको जो है कुछ ट्रीट नहीं कर सकते, हम उसको सलाह देंगे। क्या सलाह देंगे कि भैया खड़े ही मत हो, अगर आप खड़े ही नहीं होगे तो फिर आपका जो है बीपी कम ही नहीं होगा। तो हम कहते हैं उसको आप बेड टाइम पे रहो, मतलब लेटे रहो, जब जब भी लेटे रहोगे आप तब तब जो है आपका बीपी फॉल डाउन नहीं करेगा। तो अब हमको उसको अल्फा 1 ब्लॉकर तो देना है, अल्फा 1 ब्लॉकर तो देना है क्योंकि यही उसका ट्रीटमेंट है। तो फिर अगर हमने दिया तो फिर क्या होगा, उसको पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें, हम तो दोनों तरफ से गए कि अगर हम अल्फा 1 ब्लॉकर ना दें तो बीपीएच ठीक नहीं होगा, और अगर देंगे तो उसको पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो क्या करें, तो हम क्या कहते हैं उसको कि भैया आपको अल्फा 1 ब्लॉकर तो लेना है, लेकिन आपको बेड टाइम पे लेना है। देखिए बेड टाइम का मतलब ये नहीं है कि सोने से पहले, बेड टाइम का मतलब है जब जब भी आप लेटे हुए हो तब तब आप क्या कर लो, अल्फा 1 ब्लॉकर को ले लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका बीएचपी ठीक हो जाएगा और जो है पोस्चुरल हाइपोटेंशन का साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। याद रहेगा ये बात, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब हमने क्या देखा। देखिए अल्फा 1 ब्लॉकर हम स्टार्टिंग में ही देख चुके, 3 जगह होता है। कौन कौन सी जगह, ब्लड वेसल में, वहाँ हमने इफेक्ट देख लिया है हाइपोटेंशन वाला। दूसरा पोस्टेटिक यूरिथ्रा में, वो भी हमने देख लिया है, बीपीएच में इसका यूज़। तीसरा जो होते हैं ये आई में भी तो होते हैं ना, तो चलिए इनका आई में इफेक्ट समझ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ अल्फा ब्लॉकर ऑन आई। देखिए जब जब भी अल्फा 1 को स्टिमुलेट किया जाता था वो क्या करते थे, मिड्रियासिस करते थे। अब अल्फा 1 को हमने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मियोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अल्फा 1 ब्लॉकर जो है आई में जो है क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। अब सपोज कीजिए कोई एक एल्डर पेशेंट है बीएचपी के साथ में, वो आपकी जो है ओपीडी में आया। अब उसने जो है आपने ओपीडी में पता किया यार इसको तो कैटरेक्ट है, तो उसकी कैटरेक्ट की सर्जरी होनी है। अब उसको बीएचपी है तो उसको बीएचपी पहले से है और कैटरेक्ट उसको अब हुआ है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, बीएचपी उसको पहले से है तो उसको जो है अल्फा 1 ब्लॉकर टेम्जोलोसिन वाली दवाइयाँ चल रही होंगी, मतलब जो है ये वाली दवाइयाँ आपने उसको दे रखी है। अब उसको कैटरेक्ट हो गया तब वो सर्जरी के लिए आएगा, तो एक सर्जन को जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बीएचपी के लिए ऑलरेडी दवाई ले रहा होगा। अगर ध्यान नहीं रखा तो फिर सर्जरी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात आती है क्या, देखिए अब कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट को आपको जो है ठीक करना है, तो आपको क्या करना होगा, उसको उसके लिए प्यूपिल को डायलेट करना होगा। डायलेट करेंगे तभी तो लेंस को निकाल पाएंगे हम। तो प्यूपिल को डायलेट करने के लिए हमको जो है मिड्रियाटिक ड्रग देनी पड़ेगी, लेकिन हमने तो ऑलरेडी जो है उसको मियोसिस वाली ड्रग दे रखी है। तो हमारी बॉडी जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि भैया चाहते क्या है आखिर ये, कि एक तो उन्होंने जो है मियोसिस वाली ड्रग दे रखी है, दूसरा अब ये कैटरेक्ट करने के लिए जो है कैटरेक्ट की सर्जरी के लिए मिड्रियाटिक ड्रग भी दे रहे हैं। तो प्यूपिल करे क्या, वो डायलेट होगी कॉन्ट्रैक्ट करे। तो इस कंडीशन में जो है आइरिस जो है हमारा फ्लैप करने लग जाता है। तो इस साइड इफेक्ट को हम कहते हैं फ्लोपी आइरिस सिंड्रोम।
अब देखिए, अब आप कहेंगे कि यार ये आपको टेम्जोलोसिन के कारण ही तो देखने को मिल रहा है, तो आप इसको ब्लॉक कर दीजिए, सर्जरी से 1 महीना पहले ही आप जो है इन दवाइयों को ब्लॉक कर दीजिए। तो ठीक है, हम कर देंगे। लेकिन कई सर्जरीज में ऐसा देखा गया कि जिनमें ये जो टेम्जोलोसिन ग्रुप प्रोडक्ट है, इसको जब आपने 1 महीना पहले ही बंद कर दिया, 1 मंथ बिफोर ही बंद कर दिया आपने, तभी भी आपने जो है पीपल को 1 महीने बाद मीडिएटेड ड्रग दी, तब भी आपको जो है ये साइड इफेक्ट देखने को मिला। कौन सा साइड इफेक्ट? फ्लोपी आइरिस जो है सिंड्रोम, ये आपको देखने को मिलता है। तो फिर क्या है इसका जो ट्रीटमेंट यही है कि सर्जन को जो है केयरफुली जो है इसको कैटरेक्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी। ये इसका एक ट्रीटमेंट बच जाता है, और कोई तरीका नहीं है। तो हम जो है इस साइड इफेक्ट को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ये फ्लोपी आइरिस सिंड्रोम है, इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। बस हम चाहे हम इसको अगर 1 मंथ बिफोर भी अल्फा ब्लॉकर को बंद कर दें, तो भी हम इस साइड इफेक्ट को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अब हमने देख लिया है अल्फा ब्लॉकर की, हमने बात कर ली है, ठीक है। जितने भी तरीके के अल्फा ब्लॉकर थे हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर्स की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बीटा ब्लॉकर देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। इसको आपको क्या करना होगा, आई नो कि ये चीज़ें थोड़ी समझने में डिफिकल्ट हो सकती है फर्स्ट टाइम, लेकिन सेकंड टाइम जब आप इनको पढ़ेंगे, थर्ड टाइम पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। दवाइयों के लिए आपको क्या करना है, मैं बार बार कहता हूँ यही कि दवाइयों का यही है कि जब तक आप उनको खुद लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो आपको याद नहीं रहने वाली हैं। तो प्रैक्टिस यही कीजिए कि आप उनको जो है लिख करके याद करें, और यही आपकी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में बना रहेगा। अब हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर की। देखिए, जिस तरीके से अल्फा ब्लॉकर 3 तरीके के थे, उसी तरीके से बीटा ब्लॉकर भी जो है 3 तरीके के हैं। कौन कौन से हैं, चलिए बात कर लेते हैं एक बार। तो बीटा ब्लॉकर जो है, ये होगा हमारे पास नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, फिर होगा हमारे पास सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसी तरीके जिस तरीके से हमने अल्फा 2 की बात करी थी, उसके जो है क्लिनिकल यूज़ होता है ओनली, वैसे ही बीटा 2 ब्लॉकर हमारे पास है ब्यूटोक्सामीन, लेकिन हम इस ड्रग को एक्सपेरिमेंटली यूज़ नहीं करते हैं। हम इसको क्लिनिकल ही यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको यूज़ नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे 2 तरीके की दवाइयों की। देखिए, ये जो हो गया हमारा, ये हो गया नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। जब हमने शुरुआत की थी बीटा ब्लॉकर को फाइंड करने की, तब हम नहीं जानते थे कि जो है बीटा 1 बीटा 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं। हम तो बस इतना जानते थे कि बीटा ब्लॉकर होते हैं, ठीक है। अब बाद में हमको पता चला है तो बीटा 1 बीटा 2 तरह के होता है, मतलब नॉन सेलेक्टिव हुए, ठीक है। लेकिन थोड़ा हम एडवांस हुए, तो हम जो है सिर्फ बीटा 1 को ही ब्लॉक करने वाली दवाइयाँ हमने ढूंढ ली। और बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होते हैं, आपके हार्ट में होते हैं, इसीलिए इनके जो है कार्डियक यूजेज होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर है कि बीटा 1 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन बीटा 2 इसमें एक्स्ट्रा है। मतलब इसमें बीटा 1 के कारण कार्डियक यूजेस तो है ही, लेकिन इसके अंदर जो है आपको एक्स्ट्रा कार्डियक यूजेस भी देखने को मिलेंगे। मींस एक्स्ट्रा कार्डियक यूजेस मतलब हार्ट के बाहर के यूजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। याद रहेगा कौन से यूजेस होंगे, कार्डियक यूजेस तो आपको बीटा 1 के कारण, एक्स्ट्रा कार्डियक यूजेस जो है वो बीटा 2 के कारण है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इसको, हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, और इसको हम पढ़ते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर या कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बोलते हैं इनको। याद रहेगा, ये वाली क्लिनिकली जो है यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इनको यूज़ नहीं किया जाता है, सेम एज अल्फा 2। अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। चलिए हम देखिए, जो ब्रोंकस है, बीटा 2 का मेनली काम आपको कहाँ देखना है, बीटा 2 रिसेप्टर जो है मेनली काम उनको देखना है आपको ब्रोंकस में, ब्लड वेसल में और लीवर में। देखिए, बीटा 2 जब स्टिमुलेट होता है तो ब्रोंकस में ब्रोंकोडायलेशन करेगा, ब्लड वेसल में वेजोडायलेशन, और जो लीवर है, लीवर का एल कहाँ गया, चलिए इसको एल को लगा देते हैं। तो जो लीवर है, लीवर में जो है इसका काम क्या है, लीवर में जो है ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा। कब, जब भी इसको स्टिमुलेट किया जाएगा। तो जब भी ये स्टिमुलेट होगा तो लीवर जो है उसमें ब्लड ग्लूकोज जो है आपको कम देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको ओके, तो लीवर जो है उसमें आपका ब्लड ग्लूकोज जो है रिवर्स हो गया है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया को इसने रिवर्स कर दिया है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। देखिए कि बीटा 2 को स्टिमुलेट किया तो वो हाइपरग्लाइसीमिया को रिवर्स कर सकता है, कैसे, ब्लड ग्लूकोज को कम करके। अब हम बात करते हैं जब बीटा 2 को ब्लॉक किया जाएगा, ब्रोंकस में वो क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, तो हम उसको अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, तो बीटा 2 ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, और अस्थमा में तो ऑलरेडी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, तो बीटा 2 ब्लॉकर जो है अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं। ब्लड वेसल जो होता है उसमें बीटा 2 अगर ब्लॉक हुआ तो वहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, तो हम इसको पीवीडी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो है लीवर में बीटा 2 को ब्लॉक किया तो फिर जो है हाइपरग्लाइसीमिया जो है रिवर्स नहीं होगा, ब्लड ग्लूकोज कम नहीं होगा, तो फिर जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस में हम बीटा 2 ब्लॉकर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटर हो जाते हैं, हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इन तीनों ही कंडीशन में बीटा 2 ब्लॉकर नहीं दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बात आती है इन तीनों कंडीशन में हम क्या करें, तो इन तीनों कंडीशन में बीटा 1 ब्लॉकर दे सकते हैं, लेकिन बीटा 1 ब्लॉकर
आप दे सकते हैं अस्थमा में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ये नहीं है। आप बीटा 1 ब्लॉकर दे सकते हैं अस्थमा के पेशेंट में, लेकिन कब दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल अस्थमा का या डायबिटीज़ का या फिर पीवीडी का पेशेंट है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज का पेशेंट है, तो इनमें आप अगर इन पेशेंट को जैसे अस्थमा का पेशेंट है तो इसको अस्थमा के साथ साथ अगर हार्ट की भी बीमारी है तो आप बीटा 1 ब्लॉकर दे सकते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट तो जो है हम अलग पढ़ेंगे, अस्थमा वगैरह का, सालबुटामोल वगैरह। तो ये जो है कब देंगे बीटा 1 ब्लॉकर? जब अस्थमा के पेशेंट को हार्ट की जो है बीमारी होगी तब हम बीटा 1 ब्लॉकर को यूज़ करेंगे, याद रहेगा। अब हम बात करते हैं बीटा 2 हमने देख लिया है, बीटा 2 के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। अब हम जानकारी हासिल करेंगे कार्डियो सेलेक्टिव, ठीक है। अब हम जानकारी हासिल करेंगे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर के बारे में। तो हमारे पास जो दवाइयाँ हैं, देखिए सबसे पहले जो दवाई ढूंढी जाती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो देखिए ये जो था हमारा, ये जो फर्स्ट जनरेशन, मतलब सबसे पहले तो हमने इन्हीं को जानते थे, हम एडवांस नहीं थे, लेकिन बाद में हम क्या हुए, एडवांस हुए, तो हमने बीटा 1 ब्लॉकर भी बना लिए। तो बीटा 1 ब्लॉकर जो है इसको हम इसमें सेकंड जनरेशन ड्रग्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर हैं इनको हम सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन तो कौन से हो गए, बीटा 1 प्लस बीटा 2। हम थोड़े क्या हुए, एडवांस हुए, तब हमने बीटा 1 ब्लॉकर भी बना लिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर कहते हैं। हमारे पास दवाइयाँ कौन कौन सी याद रखने हैं आपको। ट्रिक है हमारी, न्यू बीटा ब्लॉकर एक्ट एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम। कैसे याद रखना है, न्यू बीटा ब्लॉकर है, न्यू मतलब नए आए हैं तो फिर वो सेकंड जनरेशन में आ जाते हैं, और एक्ट एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि हार्ट पे काम करेंगे, मतलब ये क्या जो है बीटा 1 ब्लॉकर हो गए सेकंड जनरेशन वाले। दवाइयाँ कौन कौन सी हमारी देखिए, नेबिवोलोल, बीटेक्सोलोल, बीजोप्रोलोल, एसीबुटोलोल, एस्मोलोल, एटीनोलोल, मेटोप्रोलोल और सेलिप्रोलोल। ये जो सारी दवाइयाँ हैं ये आपके अस्थमा में, पीवीडी में और डीएम में सेफ है। क्यों? क्योंकि ये बीटा 2 को स्टिमुलेट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है, बीटा 2 को स्टिमुलेट नहीं करते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि बीटा 2 को ब्लॉकर जो है इन सब में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हमने कहा था। और ये सारी दवाइयाँ जो है बीटा 2 को जो है इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बीटा 2 जो होता है वो अगर ब्रोंकस में क्या करेगा, ब्रोंकस में अगर स्टिमुलेट हुआ तो वहाँ पे वो जो है ब्रोंको डायलेशन कर देगा, तो वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर बीटा 2 ब्लॉकर आप कहीं पे दे रहे हो तो वो अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी तो हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, और अस्थमा में तो ऑलरेडी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, तो हम सीवीएटी को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, अस्थमा के पेशेंट में, इन सब पेशेंट में ये जो बीटा 1 ब्लॉकर है ये सेफ माने जाते हैं, याद रहेगा। एक और चीज़ ध्यान रखना, जितने भी लोल हैं इनके अलावा, ये जो लोल हैं इनको छोड़ करके जितने भी लोल हैं वो सारे कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की कैटेगरी में आते हैं, याद रहेगा। इनके अलावा जितने भी लोल में खत्म होने वाली दवाइयाँ हैं वो सारी जो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ये आपको याद रखना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई बीटा ब्लॉकर की, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंट्रिंसिक या सिंपैथो माइमेटिक एक्टिविटी। तो बात आती है कि देखिए बीटा ब्लॉकर हम कह रहे हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हो बीटा ब्लॉकर तो क्या करते हैं, सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी है उसको कम करने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि बीटा ब्लॉकर जो है सिंपैथो माइमेटिक एक्टिविटी दिखा रहे हैं। तो ये आपने कर क्या रखा है, मतलब एक तरफ तो आप सिंपैथो माइमेटिक यानी सिंपैथिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाले ड्रग बता रहे हो बीटा ब्लॉकर, और दूसरी तरफ बता रहे हो कि बीटा ब्लॉकर तो क्या करते हैं, उनको सिंपैथेटिक एक्टिविटी है उसको कम करते हैं। तो जो है इस तरीके की जो दवाइयाँ होती हैं ना उनको हम कहते हैं पार्शियल एगोनिस्ट, मतलब वो थोड़ा पार्शियली जो है काम करती हैं, ना तो वो बीटा ब्लॉकर की तरह काम करती हैं, ना ही वो बीटा जो है स्टिमुलेटर की तरह काम करती हैं, उनके बीच में काम करती है, बीच में रह करके। तो चलिए कैसे काम करती है एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारे पास कैटाकोलामीन्स हैं, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और डोपामीन, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमारे हार्ट में जो है 10 रिसेप्टर है, ये 10 रिसेप्टर है, ठीक है। अब इन जो कैटाकोलामीन थे इनकी 10 रिसेप्टर को क्या किया, स्टिमुलेट किया। तो क्या हुआ, कैटाकोलामीन के स्टिमुलेट करने के कारण जो है 10 के 10 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, और एक जो रिसेप्टर है वो हार्ट रेट जो है 10 हार्ट रेट प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास 10 रिसेप्टर हैं तो कितनी हार्ट रेट प्रोड्यूस करेंगे, 100 की हार्ट रेट प्रोड्यूस करेंगे। ये बात हो रही थी एक नॉर्मल पर्सन की, ठीक है। अब सपोज कीजिए कोई पर्सन जो है बीटा ब्लॉकर की थेरेपी पे है, मतलब बीटा ब्लॉकर अगर किसी ने ले रखा है, ठीक है, मतलब जो ये बीटा रिसेप्टर ही तो थे। अगर कोई बीटा ब्लॉकर की थेरेपी पे है तो बीटा ब्लॉकर जो है कितने रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जितने रिसेप्टर है उनका 10 से 20% ही रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। देखिए हमने ये जानकारी यहाँ पे लिख रखी है, मतलब जो फॉर एग्जांपल अगर 10 रिसेप्टर है ना, तो 10 रिसेप्टर में से वो 8 को ही, मतलब 10 में से जो है 2 को ही वो जो है ब्लॉक करेंगे, याद रहेगा। तो ये ब्लू कलर से मैंने दिखा रखा है कि ये जो है आपके 10 रिसेप्टर थे,
इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि क्लियरिटी आए। ओके, अब देखिए आप, तो हमारे पास क्या थे, 10 रिसेप्टर थे। 10 रिसेप्टर में से जो है बीटा ब्लॉकर हमने दिया तो 2 रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक हो गए। अब 2 ब्लॉक हो गए तो हमारे पास इनका जो एक्शन है 0 हार्ट रेट प्रोड्यूस करेंगे, ये ठीक है, क्योंकि इनको तो ब्लॉक कर दिया है आपने। तो अब हमारे पास कितने रिसेप्टर बचे, 8 रिसेप्टर बचे, और एक रिसेप्टर 10 की हार्ट रेट प्रोड्यूस करता है। तो अब जो हार्ट रेट आएगी वो 80 आएगी। मतलब एक नॉर्मल पर्सन में हार्ट रेट कितनी आ रही थी, 100 आ रही थी नॉर्मल पर्सन में। लेकिन जब आपने उसको बीटा ब्लॉकर दे दिया तो उसकी जो हार्ट रेट आएगी वो जो है 10 से 20% जो है कम आएगी। मतलब उसकी जो हार्ट रेट है वो 80 ही आ रही है अब। तो आप थोड़ी बहुत हार्ट रेट कम करने के लिए जो है बीटा ब्लॉकर दे सकते हो। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि बीटा ब्लॉकर को सेंसिटिव होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा बीटा ब्लॉकर को सेंसिटिव है? ऑब्वियसली बिना दिए तो पता नहीं चलेगा, तो हम उसको देते हैं। अगर थोड़ी बहुत हार्ट रेट कम होती है, मतलब जो है थोड़ी बहुत हार्ट रेट कम होती है, मतलब जो है वो बीटा ब्लॉकर को सेंसिटिव नहीं है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही हार्ट रेट कम हो गई, मतलब बीटा ब्लॉकर को सेंसिटिव है, तो इन केस ऑफ सेंसिटिव पर्सन टू बीटा ब्लॉकर, उनमें क्या होगा, देखिए सेंसिटिव पर्सन है अगर बीटा ब्लॉकर को, तो ये ओके, तो उन कंडीशन में क्या होगा कि जो सेंसिटिव है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होते, 2 ही ब्लॉक हो रहे थे, ठीक है। अब क्या हो गए, पूरे के पूरे तो 8 रिसेप्टर है ना, वो ब्लॉक हो जाएंगे। ये देखिए जो 8 रिसेप्टर थे वो ब्लॉक हो जाएंगे। अब बचे कितने हार्ट रेट प्रोड्यूस करने के लिए? आपके पास केवल और केवल 2 रिसेप्टर हैं जो कि हार्ट रेट प्रोड्यूस करने के लिए बच रहे हैं। और 2 हार्ट रेट से कितनी आएगी आपकी, ये रहा, ओके, जो है आपकी ये जो है आपने ब्लॉक कर दिया है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, अब जो है आपके 2 ही ये बच रहे हैं, 2 ही रिसेप्टर बच रहे हैं, और 2 रिसेप्टर जो है आपकी 20 की हार्ट रेट प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि जो है कोई अगर पर्सन बीटा ब्लॉकर को सेंसिटिव है तो उसमें जो है सारे रिसेप्टर ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गए हैं, केवल 2 रिसेप्टर बच रहे हैं, और वो कितने, 20 की हार्ट रेट प्रोड्यूस करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है कि जब पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में था तो 100 की हार्ट रेट प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन बीटा ब्लॉकर आपने दिया जो कि सेंसिटिव नहीं है पर्सन, तो उसमें तो थोड़ी बहुत ही हार्ट रेट कम होगी। लेकिन अगर कोई सेंसिटिव है तो उसमें तो क्या हुआ, नॉर्मल तो 20 रिसेप्टर 20% रिसेप्टर ब्लॉक होने थे, लेकिन यहाँ पे 80% जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो गए हैं सेंसिटिव पर्सन में, तो हार्ट रेट काफ़ी सीवियर कम हो गई है। तो सेंसिटिव पर्सन में आप बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना होगा कि जब जब भी हम बीटा ब्लॉकर को देंगे तब तब हम क्या करेंगे, हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे। कब कब, बीटा ब्लॉकर को देने से पहले और बाद में। मतलब बीटा ब्लॉकर को देने से पहले और बाद में जो है आपको पेशेंट की जो हार्ट रेट है उसको मॉनिटर करना है कि भैया ये जो बीटा ब्लॉकर है उसको सेंसिटिव तो नहीं है ये पर्सन। और अगर सेंसिटिव है तो आपको जो है उस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर को नहीं देना है, अदरवाइज जो है वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। हार्ट रेट बिल्कुल कम हो जाएगी, जिसको उसको पेशेंट को जो है रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, इफ़ डोंट हैव एनी ड्रग फॉर डिक्रीज हार्ट रेट, अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल सेंसिटिव पर्सन है, बीटा ब्लॉकर को सेंसिटिव पर्सन है, और आपके पास ऐसी दवाई नहीं है जो हार्ट रेट को कम कर सके, तो फिर एक ही मात्र रास्ता बच जाता है बीटा ब्लॉकर, कि आप कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दीजिए, वही आपके पास आखिरी रास्ता है। लेकिन अगर हमने उसको दिया तो उसकी हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा उस कंडीशन में। तो फिर अब हम क्या करें, अब इस कंडीशन में जो हमारे पास दवाइयाँ आती हैं वो आ रहा है पार्शियल एगोनिस्ट वाली दवाइयाँ। ये कैसे काम करती है, देखिए ये हमारे 10 रिसेप्टर थे, ठीक है। ये क्या काम करेंगी, देखिए बीटा ब्लॉकर तो है ही, क्योंकि पेशेंट जो है बीटा ब्लॉकर को सेंसिटिव है, तो अभी भी जो है 8 के 8 जो रिसेप्टर थे वो ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि पार्शियल एगोनिस्ट वाला केस है, तो पार्शियल एगोनिस्ट जो ड्रग हैं, ये ड्रग जो हमने दे रखी हैं, नाम क्या है उनका, नाम है उनका सेलिप्रोलोल, पिंडोलोल। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं पार्शियल एगोनिस्ट की ड्रग, इनका फंडा हमारा है कंटेन पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी, मतलब सेलिप्रोलोल, पिंडोलोल, एल्प्रेनोलोल और एसिब्यूटोलोल। ये चारों दवाइयाँ जो हैं हमारी पार्शियल एगोनिस्ट वाली दवाइयाँ हैं। ये कैसे काम करेगी, देखिए पेशेंट जो है बीटा ब्लॉकर को जो है सेंसिटिव है, तो 8 के 8 रिसेप्टर तो ब्लॉक हो गए, लेकिन जो है इसमें तो क्या हो रहा था, 0 हार्ट रेट प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट वाली जब ड्रग देंगे आप ये वाली, तो इनके कारण क्या होगा कि 5-5 हार्ट रेट जो है पर रिसेप्टर जो है प्रोड्यूस होगी। तो इसके कारण 40 हार्ट रेट आपको यहाँ से मिल गई, 20 यहाँ से मिली गई थी, तो 60 हार्ट रेट हो गई। मतलब अगर 100 हार्ट रेट नॉर्मल पर्सन में थी ना, तो बीटा सेंसिटिव पर्सन में जब आपने पार्शियल एगोनिस्ट वाली दवाइयाँ दी तो आपको 60 हार्ट रेट देखने को मिली, जो कि काफ़ी बेटर है कि 20 तो नहीं है कम से कम, क्योंकि 20 तो बहुत ही सीवियर केस हो जाता है, कम से कम 60 है तो ये एक जो है एक ठीक कंडीशन हो जाती है। तो ये पार्शियल एगोनिस्ट वाली दवाइयाँ हम किस कंडीशन में देंगे, जब आपके पास में हार्ट रेट को डिक्रीज करने के लिए कोई और दवाई नहीं है। किस पेशेंट में, बीटा ब्लॉकर को सेंसिटिव पेशेंट में, तो हमारे पास जो है यही दवाइयाँ एक आखिरी रास्ता बच जाती हैं, याद रहेगा।
तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है, पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, दूसरी जो है इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी हमने पढ़ी, तीसरी जो हम देख रहे हैं वो है हमारी मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी। देखिए जो सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल ओपन होते हैं क्यों? डिपोलराइजेशन के कारण। मतलब कि नॉर्मली जो डिपोलराइजेशन होता है वो सोडियम चैनल की ओपनिंग के कारण होता है। अगर आप कोई ऐसी दवाई बना ले जो सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर दे तो डिपोलराइजेशन नहीं होगा। अब अगर डिपोलराइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाएगी। याद रहेगा, मतलब नॉर्मली जो डीपोलराइज है, मेम्ब्रेन को डीपोलराइज किससे होती है? वो सोडियम चैनल की ओपनिंग के कारण होती है। अगर कोई ड्रग ऐसी है जो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगी तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं होगी और मेम्ब्रेन जो है स्टेबलाइज हो जाएगी। तो वही हमने जो है तो एक आप ये देख सकते हैं कि ड्रग विच ब्लॉक सोडियम चैनल इन न्यूरॉन्स। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है न्यूरॉन्स के अंदर? तो वो ड्रग जो होती हैं वो लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी रखती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बीटा 1 ब्लॉकर हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? सोडियम चैनल को ब्लॉक करके उनकी मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग की प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ में अगर वो न्यूरॉन्स में अगर उनको ब्लॉक कर दे सोडियम चैनल को तो उनकी लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी हो जाती है। अब आपको क्या याद रखना है कि आप इस मेम्ब्रेन को स्टेबल कब करना चाहेंगे? देखिए अरिथमिया के पेशेंट में क्या हुआ है कि मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं है, तो मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं है तो हम क्या चाहते हैं कि मेम्ब्रेन स्टेबल हो जाए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस पेशेंट को जो है बीटा ब्लॉकर दे देंगे। बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, मेम्ब्रेन जो है स्टेबल हो जाएगी। किस कंडीशन में? एरिथमिया के पेशेंट में। तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी रखने वाले जो बीटा ब्लॉकर हैं वो कौन से हैं हमारे पास? उनको हम याद रखते हैं पोजेस मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग और लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। ये आपका जो है फंडा हो जाता है। तो दवाइयाँ हमारे पास कौन कौन सी हैं? प्रोपेनोलोल जिसका मैक्सिमम एक्शन होता है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए, मेट्रोप्रोलोल, लेबिटालोल, एसीब्यूटोलोल और पिंडोलोल। ये 5 दवाइयाँ जो है हमारे पास हो जाती हैं। याद रखना है, दवाइयों को आप जब तक लिख के खुद से याद नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होने वाली हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए कॉर्निया की बात करते हैं। कॉर्निया की अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो कॉर्निया की ब्लड सप्लाई क्या होती है? होती ही नहीं है बिल्कुल। तो कॉर्निया जो होता है एवास्कुलर है, उसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अब बात आती है अगर उसकी ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से होती है भैया? तो ऑक्सीजन को तो कहीं ना कहीं से लेता होगा ना, बिल्कुल लेता है। तो ऑक्सीजन जो है वो कॉर्निया कहाँ से लेता है? एक्वस ह्यूमर से ले लेता है आई में। अब बात आती है कि अगर ब्लड हमको चाहिए क्यों होता है? किसी एरिया में ब्लड चाहिए होता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके और उस पार्ट को हील किया जा सके। अब ऑक्सीजन तो जो है कॉर्निया ने कहाँ से ले लिया? एक्वस ह्यूमर से ले लिया, लेकिन वो हील कैसे करता है? भैया वो हील ही नहीं करता है, क्योंकि एक बार कॉर्निया जो है डैमेज हो गया उसके बाद में उसको जो है रिपेयर नहीं किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारी बॉडी में जो है ऐसी चीज़ों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है मैकेनिज्म होता है। तो इसको जो है हील कर मतलब हम इंजरी को जो है मतलब अगर एक बार हो गई तो उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं होने के बाद में, लेकिन उसको प्रिवेंट तो कर सकते हैं कॉर्निया को इंजरी से। तो कॉर्निया को जो है इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए कॉर्निया के पास जो है सेंसरी ब्रांचेज होती हैं ट्राइजेमाइनल नर्व की। याद रहेगा, कॉर्निया को इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए जो है हमारी आईज जो है उनके पास में सेंसरी ब्रांचेज होती हैं ट्राइजेमाइनल नर्व की। ये कैसे काम करती हैं? जब भी फॉर एग्जांपल आपने अगर कॉर्निया पे कोई कॉटन को टच किया या फिर कोई डस्ट पार्टिकल जो है टच कर गया है कॉर्निया से, तो क्या होगा? जो ट्राइजेमाइनल नर्व की सेंसरी ब्रांचेस हैं वो उसको सेंस कर लेंगी। सेंस कर लेगी तो वो इन्फॉर्मेशन भेजेगी हमारी फेशियल नर्व को। फेशियल नर्व आप जानते होंगे 7th जो है क्रेनियल नर्व होती है, और जो ट्राइजेमाइनल नर्व होती है वो 5th क्रेनियल नर्व होती है। आप जानते होंगे एनाटॉमी के नॉलेज से। अब हम देखें कि क्या हुआ है, कॉटन को टच करने से जो है इन्फॉर्मेशन आ गई है फेशियल नर्व के पास में, यानी कि 7th क्रेनियल नर्व के पास जो है इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो क्या होगा? फेशियल नर्व जो है आई को कहेगी कि भैया जो ऑर्बिक्युलरिस ओकुलाई है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, और अब जब भी ऑर्बिक्युलरिस ओकुलाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो आई जो है वो क्लोज हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम जो कहते हैं उसका नाम है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। याद रहेगा क्या कहा हमने यही कहा कि जब भी कोई डस्ट पार्टिकल या कॉटन को टच किया जाएगा कॉर्निया से तो इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए जो है ये सारी प्रोसेस होगी। एक कॉर्नियल रिफ्लेक्स होगा। कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है एक टाइप का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। ये कैसे काम करेगा? ऑर्बिक्युलरिस ओकुलाई जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा जिसके कारण आईज क्लोज हो जाएंगी और इंजरी को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये हमारी बॉडी के पास में जो है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। देखिए अगर आपने कोई ऐसा बीटा ब्लॉकर दे दिया जिसने एनेस्थीसिया कर दिया है कॉर्निया को, जैसे कि अगर इन बीटा ब्लॉकर में से कोई सा भी बीटा ब्लॉकर अगर हम दे दें तो वो लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा, और अगर उसने कॉर्निया पे काम कर दिया, कॉर्निया को एनेस्थीसिया कर दिया तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है मौजूद नहीं होगा। अब उस डस्ट पार्टिकल के कारण क्या है, कॉर्निया डैमेज हो सकता है, और कॉर्निया अगर एक बार डैमेज हो गया तो उसको जो है इसकी इंजरी को जो है वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं या लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर होते हैं वो
ग्लूकोमा के केस में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाते हैं, मतलब उनको नहीं देना है आपको। लेकिन बात आती है कि फिर हम इनको देंगे कब। तो ये इस तरीके के जो बीटा ब्लॉकर है ना, इस तरीके के जो बीटा ब्लॉकर हैं उनको आप दे सकते हो कैन गिव इन एरिथमिया, मतलब एरिथमिया में तो आप दे सकते हो, लेकिन ग्लूकोमा के केस में जो है आपको इसको नहीं देना है, याद रहेगा। अब हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वाटर सोल्यूबल बीटा ब्लॉकर। देखिए अगर कोई ड्रग वाटर सोल्यूबल है तो वो किडनी से इजीली एक्सक्रीट हो जाएगी। अब अगर किसी केस में सपोज कीजिए किडनी जो है फेल कर गई है, किडनी अगर फेल कर गई है और उसके पास एक्सक्रीट जो है वो किडनी से ही होती थी वो ड्रग, तो क्या होगा उस कंडीशन में ड्रग जो है उसकी वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी। अगर एक्सक्रीट नहीं होगी तो उसकी जो है टॉक्सिसिटी हो जाएगी, उसके जो लेवल है वो बढ़ने लगेगा। अगर वो बढ़ने लगेगा तो उसके कारण जो है वाटर सोल्यूबल जो बीटा ब्लॉकर हैं इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाते हैं रीनल फेलियर में। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी को रीनल फेलियर है तो वो जो है वाटर सोल्यूबल अगर बीटा ब्लॉकर आपने दे दिया तो वो तो एक्सक्रीट ही नहीं होंगे और उनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि वाटर सोल्यूबल बीटा ब्लॉकर आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर, याद रहेगा। क्यों होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हम देखिए कि वाटर सोल्यूबल अगर है बीटा ब्लॉकर कोई सा, तो जाहिर सी बात है ब्रेन में भी नहीं जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर क्रॉस नहीं करेगा तो सीएनएस के साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, जैसे कि नाइट मेयर्स वगैरह भी एब्सेंट होंगे। नाइट मेयर जैसे कि डरावने सपने किसी को आते हैं, सीएनएस का साइड इफेक्ट यही देखने को मिलता है, तो वो आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को तो क्रॉस नहीं करी है ना दवाई, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वाटर सोल्यूबल है तो आपको क्या करना है, वाटर सोल्यूबल बीटा ब्लॉकर किडनी फेलियर में नहीं देने हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तो इनके जो है सीएनएस के साइड इफेक्ट भी नहीं आएंगे। अब हम दवाइयों के नाम देख लेते हैं। दवाइयों का नाम हम याद करते हैं एएनएस करके, एटिनोलोल, नेडोलोल और सोटालोल। देखिए नेडोलोल जो होती है लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। कैसे याद रखेंगे हम, नाडा। अब नाडा जो होता है वो तो लंबा होता है ना हमारा पेंट का, तो नाडा लंबा होता है, मतलब नेडोलोल जो है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। ये हमारी ट्रिक है एक छोटी सी। अब आप क्या देखना, लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर तो हमने नेडोलोल देख लिया, लेकिन शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर कौन सा है, तो वो है एस्मोलोल। देखिए एक ट्रिक यहाँ पे भी है, कैसे याद रखें इसको, एस्मोलोल, ईएस मतलब एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्टिंग है, ईएस मतलब एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्टिंग है, क्या है, एस्मोलोल। ये आपको याद रखना है। बात आती है शॉर्ट एक्टिंग क्यों है, क्योंकि ये जो है ब्लड में मेटाबलाइज हो जाती है स्यूडोकोलिन एस्ट्रेज की प्रेजेंस में। क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग इसीलिए क्योंकि स्यूडोकोलिन एस्ट्रेज जो है इसको मेटाबलाइज कर देता है और इसका जो एक्शन चलता है 5 मिनट से भी कम चलता है, यानी 5 मिनट के अंदर अंदर जो है इसका एक्शन खत्म हो जाता है, इतनी शॉर्ट एक्टिंग है ये। तो अब तक हमने बात करी सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर की, हम सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर को देख के आ रहे थे। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर। थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर मतलब और भी लेटेस्ट है ये। अब लेटेस्ट है तो देखिए किस तरीके से ये काम करती है। देखिए फर्स्ट जनरेशन जो है उनको हमने कहा था नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं वो तो, लेकिन जो सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर है उनको हमने कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कहा था। अब बात आई है थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर की। तो अगर हम ये देखें किसको कहेंगे हम थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर, कोई भी बीटा ब्लॉकर जो कि वेजोडाइलेशन करता है उसको हम थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर कहते हैं। ये अपना इतना याद रखना है आपको, क्या कोई भी बीटा ब्लॉकर अगर वेजोडाइलेशन करता है तो उसको हम कहते हैं थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर। देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बीटा 2 है ब्लड वेसल में है, अब बीटा 2 को स्टिमुलेट करेंगे तो वेजोडाइलेशन होगा। अब अगर बीटा 2 ब्लॉकर है तो वो तो जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है ना, लेकिन हमने कहा कि कोई भी बीटा ब्लॉकर जो वेजोडाइलेशन करता है वही जो है थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर है। अब बात आती है कि ये कैसा सिंपैथेटिक एक्शन देखने को मिला कि बीटा 2 को तो भैया हमने ब्लॉक किया तो वहाँ पे तो आपको वेजो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिला उसके कारण, लेकिन बीटा ब्लॉकर के कारण आपको वेजोडाइलेशन कैसे देखने को मिल सकता है। देखिए बीटा ब्लॉकर हमने देख लिया है कि ये जो बीटा ब्लॉकर की इस तरीके की प्रॉपर्टी आ रही है ना, ये आ रही है अल्फा ब्लॉकर के कारण। मतलब बीटा ब्लॉकर में कोई और प्रॉपर्टी है जिसके कारण आपको वेजोडाइलेशन देखने को मिल रहा है और वो प्रॉपर्टी है अल्फा ब्लॉकर की। मतलब जब आप अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर देंगे तब आपको जो है इस तरीके की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। मतलब थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर हम किसको कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर जो है उनको हम कहते हैं थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर। दवाइयों के नाम है हमारे पास कौन कौन से, लेबिटालोल और कार्वेडिलोल। लेबिटालोल और कार्वेडिलोल। देखिए सिंपैथेटिक सिस्टम के कितने रिसेप्टर होते हैं, 2 ही तो होते हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अब आपने क्या किया है कि सिंपैथेटिक सिस्टम के दोनों ही रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है, मतलब जितने रिसेप्टर थे उनको सबको ही ब्लॉक कर दिया आपने, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम की पूरी दुकान बंद कर दिया आपने। अब अगर सिंपैथेटिक सिस्टम पूरा ही बंद हो गया है तो फिर अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं दवाइयों को कैसे याद रखेंगे हम, दवाइयों को हम याद रखेंगे कि ला बीटा कार्लिया, आ घूमने चलते हैं। ट्रिक है हमारी क्या, ला बीटा कार्लिया, चल घूमने चलते हैं। तो ये याद रहेगा आपको, लेबिटालोल और कार्वेडिलोल जो है ये दवाइयाँ हो जाती हैं। देखिए कार्वेडिलोल के बारे में एक और कुछ नए नए पॉइंट है। नंबर 1 ये अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर होता है, पूरी की पूरी सिंपैथेटिक सिस्टम की दुकान को बंद कर सकता है ये कार्वेडिलोल अकेला। और दूसरा ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी होता है
और तीसरा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के काम आता है, तो एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी भी है। और चौथा आगे हम पढ़ेंगे कि जो क्रोनिक CHF होता है ना, उसमें मोस्ट कॉमनली यूज जो बीटा ब्लॉकर है, हम CHF के केस में पढ़ेंगे कि जो क्रोनिक CHF का केस है उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है बीटा ब्लॉकर वो यही है कार्बेडिलोल, याद रहेगा। ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट। देखिए ये एक ऐसी दवाई है सेलिप्रोलोल, ये क्या बीटा 1 को तो ब्लॉक करती है और साथ ही साथ में बीटा 2 को स्टिमुलेट भी कर देती है। अब बीटा 2 को स्टिमुलेट कर देती है तो ये दवाई जो है अस्थमा में सेफ हो जाती है। जो और बीटा ब्लॉकर हम देते हैं उनके कंपैरिजन में ये जो बीटा ब्लॉकर है, ये जो बीटा 2 एगोनिस्ट है, ये वाली जो दवाई है सेलिप्रोलोल 3rd जनरेशन की, ये अस्थमा में सेफ हो जाती है अब अगर हम कंपेयर करें अदर बीटा ब्लॉकर की उनकी तुलना में, ठीक है। और ये एक ऐसा सेलिप्रोलोल एक ऐसा बीटा ब्लॉकर है जो कि आपका HDL जो होता है उसके लेवल को इंक्रीज कर देता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL। तीसरी दवाई हम देखते हैं टिलिसोलोल। देखिए टिलिसोलोल कैसे काम करती है। टिलिसोलोल जो है इसके बारे में आप इतना ही ध्यान रखिए कि पोटेशियम चैनल को ओपन करके जो है काम करेगी, पोटेशियम चैनल की ओपनिंग करके काम करती है। जिस तरीके से हमने एक दवाई देखी थी यहाँ पे कि सोडियम चैनल जो है उसको यहाँ पे जो है सोडियम चैनल को ब्लॉक करके काम करती है, वो दवाइयाँ ये थी। एक इसी तरीके से एक दवाई है यहाँ पे, ये क्या करती है पोटेशियम चैनल को ओपन करके काम करती है, नाम क्या है उसका टिलिसोलोल। अब हम देखते हैं इंडिकेशंस। देखिए बीटा इंडिकेशंस ऑफ बीटा 1 ब्लॉकर और बीटा 2 ब्लॉकर हम इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो बीटा 1 ब्लॉकर बीटा तो कहाँ होते हैं, हार्ट में होते हैं, तो हार्ट की जितनी भी बीमारियाँ हैं ना सारों के नाम ले लीजिए आप यहाँ पे, वहाँ आप बीटा 1 ब्लॉकर को यूज़ करेंगे। तो आप हाइपरटेंशन में, आप क्लासिकल एंजाइना में जो है हम इसको यूज़ करते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रक्शन में, क्रोनिक CHF में भी इनको यूज़ करते हैं। देखिए क्लासिकल जो वेरिएंट एंजाइना है और जो क्रोनिक है यहाँ पे, तो वहाँ पे ही हम यूज़ करेंगे वेरिएंट एंजाइना में। और जो आपका एक्यूट CHF हो जाता है उनमें जो बीटा ब्लॉकर है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाते हैं, याद रहेगा। तो बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वेरिएंट एंजाइना और एक्यूट CHF के केस में। बाकी हम इनको क्रोनिक CHF में दे सकते हैं, एरिथमिया में, और हाइपर ट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में भी दे सकते हैं, याद रहेगा। इन कंडीशन हम देंगे। और बीटा 2 जो है उनके एक्स्ट्रा कार्डियक इंडिकेशंस क्या हैं कि उसको हम याद करते हैं ट्रिक से, नाम क्या है उसका, प्ले द गेम। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी और थायरोटॉक्सिकोसिस, ग्लूकोमा, एकाथीसिया और माइग्रेन और एसेंशियल ट्रिमर, इनमें जो है हम बीटा 2 ब्लॉकर को यूज़ करते हैं। देखिए परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या होती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है परफॉर्म करने की एंजाइटी। यहाँ पे मैंने आपकी जो है आपको ईजी रहे इसलिए मैंने सबके बारे में जो है थोड़ी थोड़ी नॉलेज लिखी है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है कि फॉर एग्जांपल आपको सडनली किसी ने कह दिया कि भैया आपको 100 लोगों के सामने जो है परफॉर्म करना है, आपको गाना गाना है 100 लोगों के सामने, तो जो एंजाइटी होगी उस कारण जो है आपका जो है हार्ट रेट, सिंपैथेटिक एक्शंस देखने को मिलेंगे, आपके ट्रिमर्स आने लगेंगे, हार्ट रेट आपकी बढ़ जाएगी। तो ये सब जो आपको देखने को मिलता है इनको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। उस कंडीशन में जो है बीटा 2 ब्लॉकर हम देते हैं। दूसरा थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब हाइपरथायराइडिज्म के केस में भी हम जो है बीटा 2 ब्लॉकर को देंगे। ग्लूकोमा में जो हम ड्रग देते हैं उसका नाम है टीमोलोल। ये ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो बीटा ब्लॉकर हैं वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करके एक्वस ह्यूमर का जो फॉर्मेशन है वो रोक देंगे। क्योंकि देखो बीटा ब्लॉकर है वो कैसे काम करेंगे, वो क्या करेंगे, जो एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन रोक देंगे। कैसे, वो क्या करेंगे, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, इसके कारण वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा और एक्वस ह्यूमर का जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा। तो इस तरीके से ग्लूकोमा में जो है बीटा 2 ब्लॉकर हम देते हैं। दूसरा एकाथीसिया क्या होता है। देखिए इनमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो बिना मतलब के ही चलने लगता है, बिना रीज़न के ही चल रहा है, तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है हमारी वो बीटा 2 ब्लॉकर हो जाती है। और ये जो एकाथीसिया है ना, ये साइड इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग का। एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है, एकाथीसिया, इसमें पर्सन जो है बिना मतलब के चलने लगता है। माइग्रेन की हम बात करें तो माइग्रेन में जो दवाई हम देते हैं प्रोपेनोलोल देते हैं, बीटा 2 ब्लॉकर है। अब हम बात करें एसेंशियल ट्रेमर। देखिए एसेंशियल ट्रेमर का क्या है, मतलब ट्रेमर आवश्यक है, जरूरी है ट्रेमर नहीं। एसेंशियल का मतलब है इडियोपैथिक, यानी कि आपको नहीं पता कि ट्रेमर किस रीज़न के कारण है, पेशेंट को ट्रेमर्स आ रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता उसके इडियोपैथिक कोज है, उसका अननोन कोज, आप नहीं जानते हो किस कारण से आ रहे हैं, तो इस तरीके के ट्रेमर को कहते हैं एसेंशियल ट्रेमर। इनमें भी प्रोपेनोलोल जो है हम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की, कि बीटा 1 किन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बीटा 2 किन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देखिए बीटा 1 जो है वो ब्लॉक कर दिया तो हार्ट रेट को कम कर देंगे, तो 6 साइनस सिंड्रोम में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो ऐसे नोड है वो मेंटेन करती है हमारी हार्ट रेट को, लेकिन 6 साइनस सिंड्रोम में क्या हुआ है, जो SA नोड है ना हमारा, वही क्या हुआ है, सिक हो गया है, वो सिक हो गया है। तो उस कंडीशन में वो जो हार्ट रेट है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो हार्ट रेट जो है कम हो जाएगी। तो ऑलरेडी 6 साइनस सिंड्रोम में हार्ट रेट कम है और बीटा ब्लॉकर दे दिया आपने तो और सीवियर कंडीशन हो जाएगी। इसलिए 6 साइनस सिंड्रोम में जो बीटा 1 ब्लॉकर है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।
देखिए बीटा 1 ब्लॉकर जो है वो कंडक्शन को भी कम करते हैं, तो एवी ब्लॉक, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में ये जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम कर रहे हैं। तो एक्यूट CHF के केस में जो है ये बीटा ब्लॉकर जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाते हैं। याद रहेगा, बीटा 2 ब्लॉकर जो है वो अस्थमा में, डायबिटीज़ मेलाइटस, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ और वेरिएंट एंजाइना का जो केस है ये हम बाद में पढ़ेंगे, इन सब में जो बीटा ब्लॉकर है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। देखिए वेरिएंट एंजाइना क्या है? वेरिएंट एंजाइना है जिसमें कोरोनरी आर्टरी जो है उसका वैसोस्पाज्म हो जाता है। अब अगर आपने बीटा 2 स्टिमुलेटर दिया तो उसके कारण, बीटा 2 ब्लॉकर दिया तो उसके कारण क्या होगा? और भी ज़्यादा, ये स्टिमुलेटर गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम मिटा देते हैं। ओके, देखिए अगर आपने बीटा 2 ब्लॉकर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा? और भी वैसोस्पाज्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो है बीटा 2 जो ड्रग हो जाती है वो कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाती है इन चारों केस में। याद रहेगा। तो ये था हमारा 4th पार्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वीडियो का। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, और इस तरीके से हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पूरा पढ़ लिया है। 4 पार्ट में हमने जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। किसी भी वीडियो के नोट्स के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब पे करके जो है बेल आइकन पे ऑल बटन को क्लिक करके आप आगे आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रह सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।